Hello everyone, welcome to JIB CIB Prep. So in this session we are going to discuss anti-money laundering. जैसे ही हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को कंप्लीट करेंगे, इस सीरीज को जैसे ही कंप्लीट करेंगे उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे नो योर कस्टमर. सो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में मैंने आप सभी को बताया था कि हम अपनी सीरीज को किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे. यानी हम सबसे पहले आपके सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए AML को कंप्लीट करेंगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं और 10 चैप्टर्स में से हमने फर्स्ट चैप्टर को फर्स्ट ही सेशन में कंप्लीट कर लिया है. और आई होप आपने वो सेशन देखा होगा, आप लोगों को समझ में भी आया होगा और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में बनी होगी कि किस तरीके से आपको अपनी सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए आगे पढ़ाई करनी है और एक अच्छे मार्क्स लेकर आने ताकि आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें. ठीक है, सो इन दिस सेशन we are going to discuss the second chapter, money laundering some methods. Okay, so शुरू करते हैं और समझते हैं कि सेकंड चैप्टर में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हम सेकंड चैप्टर में क्या चीजें पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस को समझेंगे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस के अंदर जो 3 स्टेजेस हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, ये जो 3 प्रोसेस है, इन तीनों प्रोसेस को हम समझेंगे. उसके बाद में जो सेकंड होगा वो है टेररिज्म फाइनेंसिंग. टेररिज्म फाइनेंसिंग को कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे ही इसी के अंदर ही कॉमन सोर्सेस ऑफ इलीगल मनी, यानी क्या क्या सोर्सेस हैं, कॉमन सोर्सेस क्या है इलीगल मनी को ट्रांसफर करने के. साथ ही हम देखेंगे मेथड्स, मोड्स यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग. क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या मोड्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग का यूज करने के लिए और टेररिज्म फाइनेंसिंग के अंदर. और लास्ट में हम देखने वाले हैं सेंसिटिव एवेन्यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते और समझते हैं सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस को. तो देखिए, जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको समझाया था कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, तो आज हम एक इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग. ओके, ये तो आप सभी को पता है. मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है इलीगल पैसा जो है, यानी इलीगल जो मनी है, इलीगल जो पैसा है उसको इस तरीके से घुमाना कि वो लीगल लगे. कैसा लगे? लीगल लगे. है तो इलीगल, लेकिन उसको किस तरीके से घुमाया जा रहा है कि वो लीगल लगे. और क्रिमिनल्स ऐसा पैसे को, या जो ऐसा पैसा उन्होंने कमाया है उसको फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करके उसका ओरिजिन छुपाते हैं. समझ में आया क्या है मनी लॉन्ड्रिंग? बेसिकली इट इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस कंसील द इलिसिट ओरिजिन ऑफ देयर प्रोसीड्स, मेकिंग देम appear as legitimate funds. Okay, and the process typically unfold in 3 stage, जिनकी हम बात करने वाले हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी. अब वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी है, तो देखिए जो 3 स्टेजेस हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो फर्स्ट है प्लेसमेंट, सेकंड है लेयरिंग and the third is integration. Okay, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज प्लेसमेंट. अब प्लेसमेंट क्या है, तो इसका मतलब यह है कि जो इलीगल पैसा है, ठीक है, उसको कैसे सिस्टम में इंटर करवाना है. यानी जो फर्स्ट प्रोसेस है, कोई ओरिजिन है या उसी को छुपाने के लिए ही इन तीनों स्टेजेस का यूज होता है. ठीक है, यही मनी लॉन्ड्रिंग होती है. तो मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए जो फर्स्ट स्टेज है वो कहलाती है प्लेसमेंट. ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग इलिसिट फंड टू द फाइनेंशियल इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी इलीगल पैसा सिस्टम में इंटर करवाना. ओके, ये क्लियर हुआ. अब देखिए इसके बाद में जो लेयरिंग है, लेयरिंग क्या है, पैसे को घुमाना ताकि सोर्स ट्रेस ना हो. समझ में आया? पैसे को ऐसे घुमाएं कि उसका जो ट्रेस है, जो उसका सोर्स है, सोर्स समझ लीजिए, ओरिजिन समझ लीजिए, जो आपको समझ में आता है. ठीक है, सोर्स हो सकता है, ओरिजिन हो सकता है. ठीक है, जहां से वो पैसा कमाया गया है, कोई गलत एक्टिविटी से, फॉर एग्जांपल ड्रग ट्रैफिकिंग से कमाया गया, तो वो तो सोर्स है ड्रग ट्रैफिकिंग से, और उसी सोर्स को छुपा दिया गया. ठीक है, अब पैसे को इस तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम में घुमाया गया है ताकि वो पैसा ट्रेस ना हो. अब आते थर्ड, इंटीग्रेशन, reintegrating the laundered funds into the legitimate economy by investing in real estate,
बिजनेसेस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब पैसे को इस तरीके से, हाँ, पैसे को इस तरीके से घुमाया तो वो लेयरिंग हो गया। अब उसके बाद में उसको धीरे धीरे करके जो लेजिटिमेट इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारे बिजनेस है, रियल एस्टेट है, और भी अलग अलग जो हमारे लीगल जो बिजनेस है, उसमें उन पैसों का स्थानांतरण करना, यानी उनको ट्रांसफर करना, उनमें उन पैसों को इन्वेस्ट कर देना, ताकि आगे ये बताया जा सके कि वो पैसा तो हमने कहाँ से कमाया, रियल एस्टेट से कमाया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसा कमाया, ठीक है, उसने क्या करा, फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट करा, प्लेसमेंट को, और उसने क्या करा, फाइनेंशियल सिस्टम में वो पैसा इंटर करवा दिया, इलीगल पैसा जो सिस्टम में इंटर करवा दिया। ठीक, अब लेयरिंग से क्या होगा, लेयरिंग में वो पैसा इधर से उधर घुमाएगा कैसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प से, जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि बैंकिंग सेक्टर के थ्रू फॉरेन बैंक्स में वो पैसा ट्रांसफर करेगा। फॉरेन बैंक्स में ट्रांसफर होने के बाद में वो पैसा कहाँ आएगा, हमारी लेजिटिमेट इकोनॉमी के अंदर वो लगाएगा, और वो ये बताएगा कि ये रियल एस्टेट से हमने ये पैसा कमाया है, हमने कुछ और बिजनेस से कमाया, हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ये पैसा कमाया। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी की जाती है, और यही 3 स्टेजेस है, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्लेसमेंट स्टेज को। दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ओके, वेयर इलिसिट फंड्स आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इनटू फाइनेंशियल सिस्टम, यानी ये मनी लॉन्ड्रिंग का पहला स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, स्टेज कह सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इलीगल पैसे को पहली बार फाइनेंशियल सिस्टम में डालना। समझ में आया, जो प्लेसमेंट है उसका क्या मतलब हुआ, जो इलीगल पैसा है, ये जो पैसा है इलीगल, इसको पहली बार आप फाइनेंशियल सिस्टम में डाल रहे हैं। जैसे कि हो सकता है वो बैंक में आप उसको जो डिपॉजिट कर रहे हैं, रिमिटेंस सर्विस के थ्रू कर रहे हैं, कसिनोज में लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक्टिविटी की जाती है। ठीक है, मैं एग्जाम आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि क्रिमिनल है, ठीक है, और वो जो है 50 लाख, ठीक है, एक क्रिमिनल है, वो 50 लाख रुपए बैंक में डायरेक्टली नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता, बिकॉज 50 लाख इज अ ब्लैक, उसने कहीं गलत रास्ते से वो पैसा कमाया। ओके, तो अब ये जो 50 लाख रुपए है वो बैंक में डायरेक्टली तो डिपॉजिट नहीं कर सकता ना, तो वो क्या करेगा, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 49,000, ठीक है, उसने क्या करा, 49,000 के छोटे 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 अलग अलग क्या कर दिए, पार्ट बना दिए, और उनको अलग अलग तरीके से वो डिपॉजिट कर रहा है। और इस मेथड को कहते हैं, जो आपको नीचे दिख रहा है, स्ट्रक्चरिंग या फिर स्मर्फिंग। द क्रिमिनल ब्रेक्स अप लार्ज सम ऑफ illicit money into smaller deposit to avoid detection by regulators or bank. एग्जाम्पल, मल्टीपल स्मॉल डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ वन लार्जर वन। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर किया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कि एक भाई किसी के पास 50 लाख रुपए है और वो उसे गलत रास्ते से कमाए, ब्लैक मनी है वो, ठीक है, हो सकता है ड्रग ट्रैफिकिंग से कमाए, एक्सटॉर्शन से कमाए, किसी और गलत ओरिजिन से, उस गलत एक्टिविटी से उसने पैसा कमाया, जो कि हमारे कंट्री में इलीगल है। ठीक है, अब उसने क्या करा, बैंक में तो जमा नहीं कर सकता, तो उससे छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए, उसके बैंक में जमा किया, और धीरे इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरिंग या फिर स्मार्टिंग। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो मूव टू द नेक्स्ट, बैंक डिपॉजिट। हम प्लेसमेंट स्टेज को ही समझ रहे हैं, इसको आप समझिएगा। ठीक है, हम प्लेसमेंट को ये समझ रहे हैं कि प्लेसमेंट स्टेजेस में कि क्या क्या चीजें डील की जा सकती है, समझ रहे हो, कैसे आप उन चीजों को डीलिंग करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज, हमने फर्स्ट किया यहाँ पे, तो हमने सबसे पहले समझा कि किस तरीके से उसको आप ट्रांसफर करेंगे। अब सेकंड पर हमारे बैंक डिपॉजिट। ठीक है, अब बैंक डिपॉजिट क्या है, तो इस स्टेज में पैसा मोस्टली बैंक अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट होता है, जिसमें फेक आइडेंटिटी का यूज किया जाता है, कई बार दूसरे लोगों के नाम से डिपॉजिट करवाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें उन्हें एक्चुअल सोर्स का पता भी नहीं होता है। यही सब होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो illicit money may be deposited into banks, especially in accounts opened with fake or stolen identities. Criminals may also use third parties to make this deposit on their behalf. ठीक है, यानी बैंक में जो फेक आइडेंटिटी को शो करके,
ठीक है, क्या कर रहा है, वो पैसा डिपॉजिट कर रहा है, क्योंकि डिपॉजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा जब वो पैसा लीगल है। यदि वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है तो वो पैसा लीगल ही नहीं है, वो आ ही नहीं पाएगा और उस पैसों का यूज भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बैंक में डिपॉजिट करना बहुत जरूरी है ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, और क्या चीजें हो सकती है, यूज ऑफ कसिनोज और गैम्बलिंग। क्रिमिनल में यूज कसिनोज, betting shops or other gambling establishment to deposit large sum of illicit money. They may gambling for a short time and then cash out their winning in the form of checks or wire transfer. Means कसिनोज हो गए और गैम्बलिंग है, उनकी जगह भी प्लेसमेंट के लिए यूज होती है। ठीक है, कसिनोज और प्लेसमेंट भी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है, अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो देखिए, कोई क्रिमिनल है, उसके पास में वो 5 लाख रुपए की चिप खरीदता है। ये कसिनोज के अंदर भी चिप्स खरीदने हैं, चिप्स, मैं उस चिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, हाँ, ठीक है, वो जो स्मॉल टोकन्स आते हैं, ठीक है, वो कितने रुपए के खरीदता है वो, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज की खरीदता है। ठीक है, थोड़ा गैम्बल करता है और फिर कैश आउट ले लेता है। ठीक है, अब उसके पास एक लीगल सोर्स का चेक या ट्रांसफर होता है, समझ गए। अब उसने क्या करा, थोड़ा सा मतलब गैम्बल करा, जुए में पैसा लगाया, सारी चीजें की, ठीक है, और उसके बाद वो कैश आउट कर लेता है, उसके पास नहीं है। ठीक है, अब उसके पास एक लीगल सोर्स हो गया या चेक ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिविटी की जाती है। अब और क्या हो सकती है, तो मनी रेमिटेंस सर्विस होती है। रिमिटेंस सर्विस जैसे कि हवाला, ये पैसा जल्दी बॉर्डर के पार भेजना भी एक कॉमन प्लेसमेंट मेथड है। रिमिटेंस सर्विस मोस्टली ये चीजों का भी यूज होता है, इंटरनेशनल रिमिटेंस सर्विस और इनफॉर्मल वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम जैसे कि हवाला, है ना, ताकि वो पैसा जल्दी से जल्दी बिना किसी परेशानी के वो पैसा किसी दूसरी कंट्री में यानी बॉर्डर के बाहर पहुंच जाए, और उसके बाद में वो फिर बाहर जाके फिर हमारी लेजिटिमेट इकोनॉमी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज लेयरिंग स्टेज। लेयरिंग, जैसा कि मैंने बताया कि वो पैसा फर्स्ट तो हुआ, प्लेसमेंट है, मेथड से आपने पैसा कमाया, अब उसको आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे, द लेयरिंग स्टेज इन्वॉल्व्स मूविंग द इलिसिट मनी थ्रू अ सीरीज कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस डिजाइन्ड इनटू ऑब्स्क्योर इट्स ओरिजिनल सोर्स एंड ओनरशिप। यानी लेयरिंग, मैंने आपको क्या बताया था कि लेयरिंग के अंदर वो पैसा इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है ना, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो अब हम दूसरे स्टेज पे आ रहे हैं, जो कि लेयरिंग है। इस स्टेज में पैसा एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन के थ्रू घुमाया जाता है, ताकि असली सोर्स को ट्रेस करना मुश्किल हो, है ना। ओरिजिन को छुपाना ही जो है मनी लॉन्ड्रिंग है। तो क्या गोल होता है, तो उनका गोल होता है कंफ्यूज करना, ठीक है, पेपर ट्रायल तोड़ना और आइडेंटिटी छुपाना। ठीक है, यही इसका मेन काम होता है। देखिए, अब किस तरीके से आइडेंटिटी को छुपाना और किस तरीके से कंफ्यूज करना, तो उसमें फर्स्ट पार्ट आता है वायर ट्रांसफर। ठीक है, ये क्या मतलब है इसका, तो देखिए यहाँ पर समझिए कि जो पैसा है, ठीक है, अकाउंट्स और कंट्रीज के बीच ट्रांसफर होता है। जो भी पैसा है वो कई अकाउंट्स में ट्रांसफर है। जैसे मैंने बताया 49,000 का भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि वो पैसा तो एक ही बैंक में तो नहीं जमा होगा ना, अलग अलग बैंक में खाते खोल रखे हैं और वहां पे वो पैसा 49,000 इस तरीके से अलग अलग बैंक से वो पैसा जमा कर दिया। तो कई अकाउंट से वो पैसा और भी दूसरी कंट्रीज के बीच में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कई बार शेल कंपनीज बनाई जाती है जो सिर्फ नाम के लिए होती है, एक्चुअल बिजनेस नहीं करती। मींस शेल कंपनीज एक एक इनविजिबल कंपनी है, मतलब उसका कोई ग्राउंड लेवल पे कोई किसी प्रकार का एग्जिस्टेंस नहीं है। शेल कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, सिर्फ वो पेपर पर है, उसका वो कोई एक्चुअल बिजनेस नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल से यदि हम समझे, तो एक दुबई बेस्ड शेल कंपनी इंडिया से पैसा लेकर सिंगापुर भेजती है, फिर वहां से स्विट्जरलैंड, ऐसे पैसे का ओरिजिनल सोर्स छुप जाता है। मतलब पैसा ट्रांसफर करना है ना इधर से उधर छोटे छोटे सोर्सेस के थ्रू, तो इसीलिए जो मेन सोर्स है उसका जो जो आइडेंटिटी है और उसका जो रास्ता है वही ब्रेक हो जाता है इसमें। ठीक है, फेक लोन्स और ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, टीबीएमएल मींस क्रिमिनल। अब ये क्या है, फेक लोन्स क्या है, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, तो देखिए, क्रिमिनल्स कैन आर्टिफिशियली इन्फ्लेट or falsely invoices to create fake loans or trade transaction. How it is possible? तो देखिए, सिंपल सा है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक कंपनी है,
वो 10 लाख रुपए का माल है, उसको 30 लाख का दिखाती है। इस ओवर इनवॉइसिंग से इलीगल पैसे को लीगल ट्रेड का रूप दे दिया जाता है। समझ में आया? कोई 10 लाख का माल किसी कंपनी ने खरीदा है शेल कंपनी के थ्रू, ठीक है, और उसको जो है वो 30 लाख का दिखा रही है। कैसे दिखा रही है? तो ओवर इनवॉइसिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं? ओवर इनवॉइसिंग। ठीक है, अब ये जो ओवर इनवॉइसिंग है उससे क्या हुआ? इलीगल पैसा लीगल ट्रेड करने का उसको रूप दे दिया जाता है। क्लियर? Layering stage. Over under invoicing in international trade. A common method is a manipulate invoice in international trade. Means देखिए, इसको सामान्य सी भाषा में यदि मैं समझाना चाहूँ तो देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में वैल्यू इन्फ्लेट, या इन्फ्लेट का मतलब ओवर या डिफ्लेट, अंडर की जा सकती है। या तो कोई प्रोडक्ट है उसकी प्राइस ज्यादा कर देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है इंटरनेशनल ट्रेड में ये इनवॉइसिंग को ओवर इनवॉइसिंग या फिर अंडर इनवॉइसिंग किया जाता है। अब लेयरिंग थ्रू क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज नोन एज इनविजिबल करेंसी। ठीक है, ऑनलाइन करेंसी, या फिर आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, ठीक है, भी जो है यूज होते हैं, क्योंकि ये जो है एनोनिमस होते हैं और ट्रांजैक्शन ट्रेस करने में इनसे मुश्किल होती है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसीज का भी यूज होता है। Okay, so now we will discuss the third and final stage, that is integration. Okay, so what is integration? Basically, it is the final stage, and the laundered money is integrated into the legitimate economy, making it appear as through the funds come from a legal source. So how it is possible? So चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस स्टेज में पैसा फाइनली लीगल इकोनॉमी में डाल दिया जाता है। ठीक है, क्रिमिनल अब इस पैसे को ओपनली यूज कर सकता है। कैसे? तो देखिए, प्लेसमेंट में हमने क्या समझा, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। प्लेसमेंट में हमने समझा कि अलग अलग सोर्स से पैसा कमाया गया। ठीक है, अलग अलग सोर्स से पैसा कमाया। लेयरिंग, लेयरिंग में हमने समझा कि वो पैसा अलग अलग सोर्सेस से ट्रांसफर किया गया। ठीक है, या बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो पैसा जमा किया गया। अब एक साथ तो नहीं कर सकते, तो हमने बताया कि वो डिपॉजिट्स के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स बना दिए, जिसको हम स्ट्रक्चरिंग या स्मर्फिंग कह सकते हैं। अब थर्ड स्टेज, उसका यूज तो करना है लेजिटिमेट इकोनॉमी में, सो मैंने इसलिए कहा कि इट इज द फाइनल स्टेज, इंटीग्रेशन। इसका यूज बेसिकली इकोनॉमी में लीगल दिखाने के लिए हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिमिनल लीगल पैसे से रेस्टोरेंट या होटल खोलता है, ठीक है, जिसमें कैश पेमेंट ज्यादा होता है। अब वो ब्लैक मनी को बिजनेस इनकम दिखाता है, और उसी से वो ब्लैक मनी जो है उसको वो क्या दिखाएगा? बिजनेस दिखाएगा, इनकम दिखाएगा कि मैंने वो पैसा कहां से कमाया? रेस्टोरेंट से कमाया। ठीक है, और रेस्टोरेंट में बिजनेस अधिकतर किसका होता है? कैश का होता है। तो वो जो पैसा आया, जो इलीगल पैसा था, ठीक है, वो पैसा क्या हुआ? इंटीग्रेशन के थ्रू रेस्टोरेंट में लग गया, रेस्टोरेंट से कैश का बिजनेस हुआ, और वहीं पर वो इलीगल मनी को बताया कि मैंने वो पैसा तो लीगल सोर्सेस से कमाया है, यानी रेस्टोरेंट से कमाया है। ठीक है, ओके। और क्या हो सकता है? परचेसिंग हाई वैल्यू एसेट्स, यानी मनी जो है पैसे से रियल एस्टेट, गोल्ड, लग्जरी कार या आर्ट परचेस, या कुछ और ऐसी लग्जरियस चीजों में वो पैसा स्पेंड करना। ठीक है, ये चीजें बाद में रीसेल भी हो सकती हैं। ठीक है, ऑफन ये परचेसेस शेल कंपनीज के नाम से भी होती है, ताकि रियल ओनर का नाम छुपा रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद में पब्लिकली ट्रेड कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ? बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करना कॉमन है, जैसे बार, क्लब एक्सेट्रा। ओके, मतलब आपने क्या करा? पब्लिकली ट्रेड कंपनीज में पैसा आपने इन्वेस्ट किया, और वो बड़ा कॉमन है, जैसे आपने बार में लगा दिया, क्लब में लगा दिया, और किसी इंस्टीट्यूशन में पैसा लगा दिया। तो इस तरीके से जो क्रिमिनल्स हैं वो पैसा यहाँ पे करते हैं, और फिर वहां से वो प्रॉपर एक हाई प्रॉफिट जो है दिखाते हैं, कि वो ये शो कर सके कि हमने जो प्रॉफिट या ये जो हमारा इतना सारा पैसा वो हमने एक लीगल सोर्स से कमाया। द नेक्स्ट इज गैम्बलिंग। ठीक है, अब गैम्बलिंग का यूज भी होता है, लार्ज अमाउंट का के जो चिप्स हैं, जो टोकन है, उसको परचेस करके लीगल
विनिंग दिखा दी जाती है कि भैया हमने वो पैसा जो है कहाँ से कमाया है, गैम्बलिंग से कमाया है। ठीक है, जैसे आज की डेट में बहुत सारे एप्लीकेशंस भी चल रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि आप लोग टीम बनाते हैं, आप लोग और भी तरीके से कोई गेम है, उस गेम में पैसा लगाया जाता है और फिर उसके बाद में जो विनिंग होती है, सपोज आप जीत गए, ठीक है, कुछ भी एक सर्टेन अमाउंट आप जीते तो वो आपके प्रॉपरली टैक्स कट के कहाँ पर आता है, आपके अकाउंट में आता है। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से वो बड़ा बड़ा अमाउंट भी इस तरीके से गैम्बलिंग में लगाया जाता है और फिर ये बताया जाता है कि हमने वो पैसा कहाँ से जीता है, गैम्बलिंग से जीता है। ओके, नाउ emerging money, just a second. हाँ, emerging money laundering method. As a financial system evolves, so do the methods criminals use to launder money. Emerging technologies, particularly digital platforms, have created new opportunities for illicit activities. ठीक है, यानी ऐसा समझिए कि नए जमाने में नए ट्रिक भी आ गए। ठीक है, पैसे को क्या करने के लिए, लीगल करने के लिए, जैसे कि यूज ऑफ वर्चुअल एसेट्स एंड क्रिप्टो करेंसीज, क्राउड फंडिंग एंड इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जिसको आईसीयू कहते हैं, पीयर टू पीयर लैंडिंग। ठीक है, पीयर टू पीयर जिसको पी टू पी लैंडिंग एप्स भी कहते हैं। ठीक है ना, सब में आइडेंटिटी वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इन चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज की रेड फ्लैग्स फॉर डिटेक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेक्ट करने की कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, उसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आईआईपीएफ सर्टिफिकेशन एग्जाम, जो भी मैं ये जो कंटेंट है ये किसके बेसिस पर है, आईआईपीएफ सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही है। और इट इज एसेंशियल टू नो हाउ टू डिटेक्ट पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। सम कॉमन रेड फ्लैग्स टू वॉच फॉर इंक्लूड लार्ज अनएक्सप्लेन्ड कैश डिपॉजिट, यानी बिना वजह के लार्ज कैश डिपॉजिट्स। ठीक है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो बैंक्स के लिए वो क्या है, मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से बैंक को भी अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है। बैंक्स को भी जो है यदि कोई बहुत ज्यादा पैसा बार बार अमाउंट कर रहा है तो उसे भी इन्फॉर्म करना होता है, वेरीफाई करना होता है। ठीक है, और इन रिपोर्ट करना होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट, हाई रिस्क कंट्रीज से फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन, जो हाई रिस्क कंट्रीज है, ठीक है, उनके साथ में जो फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसको डील करना। इसके साथ में स्ट्रक्चर्ड ट्रांजेक्शन बिलो 10,000, कोई स्ट्रक्चर्ड ट्रांजेक्शन, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्ट्रक्चर्ड ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उन चीजों में काम करना। क्लाइंट ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज डज नॉट अलाइन विद देयर, क्लाइंट ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज है वो अलाइन नहीं होती है उनके बिजनेस प्रोफाइल में। सडन एंड अनएक्सप्लेन्ड चेंजेस इन अकाउंट एक्टिविटी, ठीक है, कोई अपने अकाउंट्स में सडनली या फिर अनएक्सप्लेन्ड चेंजेस कर रहा है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन उसके पास में नहीं है, तो अकाउंट एक्टिविटी प्रोफाइल से मैच नहीं करता है। ठीक है, अनयूजुअल और ओवरली कॉम्प्लेक्स ओनरशिप स्ट्रक्चर, ओनरशिप स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई चेंजेस हो सकता है, उस पर भी ये भी एक प्रकार का क्या है, रेड फ्लैग है। नेक्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का फाइनेंशियल सिस्टम पर बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले तो सिस्टम की यदि हम बात करें, क्या सिस्टम, ठीक है, तो जो बैंक की रेपुटेशन है वो खराब होती है। मनी लॉन्ड्रिंग है सेवरल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, लाइक बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फर्म्स कैन सेवरली, ये जो है इनकी जो इमेज है पब्लिक के सामने, इसकी इनकी जो इमेज है हमारे नेशन के साथ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, खराब होती है। उनकी इमेज कहीं ना कहीं ही इससे जो है एक कह सकते हैं इनसिक्योरिटी आती है पब्लिक के बीच में, तो उनकी इमेज का खराब होना, सिस्टम में इनस्टेबिलिटी आती है, फ्रॉड और करप्शन से भी रिस्क बढ़ती है, रेपुटेशनल डैमेज भी होता है, डैमेज टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। फाइनेंशियल पेनाल्टीज, फाइनेंशियल पेनाल्टीज एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, सो क्या क्या हो सकता है, तो देखिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर एएमएल रूल्स फॉलो यदि करना है, ठीक है, तो उनको इन सभी चीजों को जो स्टेजेस बताई गई ना उन्हीं के पहले, ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने, एएमएल की क्या की कंपोनेंट्स हैं,
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के क्या की कंपोनेंट्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एएमएल के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो हैवी फाइन्स लग सकते हैं, पेनाल्टीज लगती है। रेगुलेटरी बॉडीज सच एज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी, द FATF हो गया, नेशन रेगुलेटरीज लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ बैंकिंग सेक्टर, इट इज द बैंकर्स टू द बैंक, ठीक है, जो कि बैंक्स को लाइसेंस प्रोवाइड करती है। तो ये सभी जो है इम्पोज कर सकते हैं उन इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जिन्होंने एएमएल के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। ऑपरेटिंग जो लाइसेंस है वो उनके कैंसिल हो सकते हैं ना। एम्प्लॉयज को क्रिमिनल चार्ज का सामना करना पड़ सकता है, उन पर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, उस बैंक ने कि उस एएमएल के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं किया तो फिर रिजर्व बैंक उस पर क्या कर सकता है, फाइन चार्ज कर सकता है। तो ये सारी चीजें की जा सकती है। क्रिमिनल लाइबिलिटीज क्या हो सकती है, फाइनेंशियल पेनल्टीज और लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में इन सर्टेन jurisdictions executives and employees involved in the felicitation of money laundering can face personal crime charge। ये तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि यदि एएमएल के अंदर किसी भी टाइप से, ठीक है, यदि फॉलो नहीं किया जाता तो एम्प्लॉयज जो है ये क्रिमिनल चार्जेस पे फंस सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ये एक एग्जांपल है कि ड्यूश बैंक वाज फाइंड 3630 million in 2017 for facilitating a massive money laundering scheme involving रशियन क्लाइंट्स के साथ में मिलकर, ठीक है, $630 million का हेर का जो है मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिस पर एक बैंक पर क्या लगाया गया, फाइन लगाया गया। अब देखिए मार्केट डिस्टॉर्शंस, देखिए मार्केट का क्रैश होना भी मनी लॉन्ड्रिंग से बिल्कुल संभव है। फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी क्या हो सकती है, फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी तो कैसी, इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू फ्रॉड एंड करप्शन, इनस्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। तो हमारे फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली दो है, यदि देखें तो मनी मार्केट हो गया और कैपिटल मार्केट हो गया। तो क्रैश होना कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट का, और भी जो हमारे मार्केट्स है, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, वो कहीं ना कहीं इसमें नुकसान में आ सकते हैं। रोल ऑफ एएमएल एंड केवाईसी, ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग जो है यदि इसलिए जो एएमएल है और केवाईसी है उनकी जो पॉलिसीज है उनको फॉलो करना जरूरी है, उनकी प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। जैसे कि सीआईपी प्रोग्राम हो गया, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, ऑन गोइंग मॉनिटरिंग करना, अकाउंट्स को मॉनिटर करना, इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस, जो हाई रिस्क कस्टमर है उसको एक मैंने आपको सीडीडी बताया था, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, यदि जो लो रिस्क वाले हैं उनको सीडीडी की कैटेगरी में डाला जाता है, मतलब उनके लिए इतने ज्यादा नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके अकाउंट्स को वेरीफाई कर दिया जाता है। ईडीडी के अंदर थोड़े हाई रिस्क वाले कस्टमर है उनको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू फिर आगे वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। चैलेंजेस इन एएमएल एंड केवाईसी, अब देखिए एएमएल जो है और केवाईसी के जो कंप्लायंसेस है उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए एएमएल और केवाईसी जो है ये बहुत ही क्रूशियल है कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। तो द फर्स्ट वन इज इवॉल्विंग मनी लॉन्ड्रिंग मेथड, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग मेथड्स को, नए नए मनी लॉन्ड्रिंग जो मेथड्स हैं उनका इवॉल्व होना, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी का बढ़ना, रिसोर्स इंटेंसिटी की हम बात करें तो मैन पावर का इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं एएमएल के अंदर। सो आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं और ये स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1, ओवर इनवॉइसिंग हेल्प्स मूव इलीगल मनी, एंड सेकंड क्रिप्टो करेंसी आर इजी टू ट्रेस। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ना ओवर इनवॉइसिंग की बात की थी, ठीक है, इन लेयरिंग के अंदर, लेयरिंग में हमने ओवर इनवॉइसिंग की बात की थी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है, क्या इलीगल मनी में हेल्प करता है उसको बढ़ाने के लिए? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यानी ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट 1 इज करेगा। व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आर इजी टू ट्रेस नहीं, क्रिप्टो करेंसी इज इनविजिबल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस करना इतना आसान नहीं है आज की डेट में। नेक्स्ट,
Which of the following is a red flag in money laundering detection? मंथली ईएमआई पेमेंट। क्वेश्चन समझ में आया? मनी लॉन्ड्रिंग डिटेक्शन में कौन से ऑप्शन इसमें से रेड फ्लैग है, यानी कि जो आपको सामने दिख रहे हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, मंथली ईएमआई पेमेंट, 9,900 डिपॉजिटेड 10 टाइम्स इन अ वीक, थर्ड ग्रोसरी शॉपिंग और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट। क्या हो सकता है ऑप्शन? बड़ा सिंपल सा है इसका आंसर, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाई? तो देखिए, कोई भी पर्सन के पास में यदि 10 लाख रुपए है और वो यदि उसने इलीगल सोर्स से कमाया तो उसका सोर्स नहीं बताएगा, तो सोर्स को छुपाने के लिए वो क्या करेगा, इस 10 लाख रुपए के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स कर देगा, जिसको स्ट्रक्चरिंग और स्मर्फिंग कहते हैं। और वो अपने अलग अलग बैंक अकाउंट में, अपने रिश्तेदार के बैंक अकाउंट में, रिलेटिव्स के बैंक अकाउंट में, फ्रेंड्स के बैंक अकाउंट में, इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फिर धीरे धीरे करके उसको अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफर करने के बाद वो लेजिटिमेट इकोनॉमी के अंदर लेकर आएगा। तो कहीं ना कहीं यदि ऐसा दिख रहा है इकोनॉमी में कि कोई पैसा है और वो डिपॉजिट हो रहा है 10 बार एक हफ्ते के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, रेड फ्लैग है। ठीक है, दैट्स व्हाई द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसमेंट स्टेज। देखिए, प्लेसमेंट स्टेज के लिए कौन से ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट, in the placement stage illegal money enters the financial system for the first time। क्या प्लेसमेंट स्टेज के अंदर इलीगल मनी पहली बार फाइनेंशियल सिस्टम में इंटर होता है? सेकेंड, casinos can be used for placement purpose। casinos का यूज किया जाता है। और स्मर्फिंग मीन्स ब्रेकिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ इनटू स्मॉलर डिपॉजिट। क्या स्मर्फिंग का मीनिंग बहुत बड़े अमाउंट को छोटे 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 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है? एंड द फोर्थ ऑप्शन इज shell companies are mostly used in the placement stage। So what should be the correct answer? And the correct answer is option A, first, second and third are correct। So why fourth option is not correct? Because shell companies are mostly used in the placement stage? No, shell companies are mostly used in layering stage, because shell companies is used for transferring them। ठीक है, shell companies क्या है, का एक कोई है इन्वेस्टर, उसने क्या करे, शेल कंपनीज बना दी, यानी इनविजिबल कंपनी, उसका कोई ग्राउंड लेवल पे कोई बिजनेस नहीं है, केवल वो कागज पे एक कंपनी, और उसी के थ्रू क्या किया जा रहा है, पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इट इज द सेकंड स्टेज, नॉट द फर्स्ट स्टेज। दैट्स व्हाई फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following is an example of integration? इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल क्या है? हवाला ट्रांसेक्शन, second is buying restaurant with laundered money, third, depositing 2000 notes in a bank, or wire transfer in Nigeria। So the correct option is B, buying restaurant with laundered money। समझ में आया? इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, हवाला ट्रांसेक्शन भी लेयरिंग स्टेज में होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हवाला इज द फाइनल स्टेज, ये तो आप सभी को पता चल गया। तो उसमें अब क्या किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा मनी जो है रेस्टोरेंट में लाया जा रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रेस्टोरेंट का, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं कैश के जहां पर ये पैसा ट्रांसफर किया जाता है, बट अभी क्वेश्चन हमारे सामने रेस्टोरेंट का है, इसलिए मैं उसी का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि जो रेस्टोरेंट है बेसिकली किसका बिजनेस है, कैश का है ना, रोज कैश में तो पैसा आता है। तो फिर क्या बताएगा सामने वाला जो बिजनेसमैन है जिसने ये पैसे का ट्रांजेक्शन किया है, वही बताएगा कि ये पैसा हमने कहाँ से कमाया है, रेस्टोरेंट से कमाया है। ठीक है, तो इसीलिए वो मनी लॉन्ड्रिंग उससे हो सकती है और वो इलीगल मनी लीगल में कन्वर्ट हो गई। नाउ the next question, casinos can be used for launder money, and the second statement is crowdfunding platforms are monitored strictly in all cases। क्या ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कैसीनोस का यूज मनी को जो इलीगल मनी उसको लीगल करने में किया जाता है, और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को मॉनिटर स्ट्रिक्टली किया जाता है हर केसेस के अंदर। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को मॉनिटर स्ट्रिक्टली नहीं किया जा सकता हर केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, AML एंड केवाईसी पॉलिसीज हेल्प्स इन। AML और केवाईसी पॉलिसी हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, बाइंग क्रिप्टो करेंसीज को खरीदने के लिए, और अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। सो आई होप आपको आंसर मिल ही गया होगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा।
ठीक है। प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, देखिए ना सिंपल सा है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी पॉलिसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर पॉलिसीज का यूज क्यों किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। ये हमने फर्स्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, फर्स्ट चैप्टर में। एएमएल एंड केवाईसी कंप्लायंसेस क्या हो सकते हैं, स्टेटमेंट आपके सामने है। फर्स्ट, एएमएल स्टैंड्स फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, first option. Second, KYC means know your customer. Third, the main aim of AML KYC is to give customers discount. AML और KYC का मेन जो एम है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि कस्टमर को डिस्काउंट दिया जा सके। और फोर्थ ऑप्शन है enhanced due diligence is an advanced verification process. So which is the correct option? So correct option A 1, 2 and 4। तो देखिए सही है बिल्कुल। एएमएल को फुल फॉर्म एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, केवाईसी को हम नो योर कस्टमर बोलते हैं। एएमएल और केवाईसी का ऐसा कोई एम नहीं होता कि वो कस्टमर को डिस्काउंट दे, इसका सिर्फ और सिर्फ एक एम है कि हमारी जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो ये इलीगल मनी, उसको रोका जा सके। और ईडीडी के अंदर एडवांस वेरिफिकेशन होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ओके, सो इन द इंटीग्रेशन स्टेज मनी इज मिक्स्ड इनटू इलीगल मनी। इंटीग्रेशन स्टेज में क्या होता है, मनी इलीगल मनी में मिक्स्ड हो जाती है। सेकंड, परचेसिंग हाई वैल्यू एसेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन। जो हाई वैल्यू एसेट्स है उनको खरीदना, ठीक है, क्या इंटीग्रेशन का एग्जांपल है। सेकंड, आफ्टर इंटीग्रेशन मनी कैन बी यूज्ड ओपनली। इंटीग्रेशन के बाद में मनी का यूज बिल्कुल लेजिटिमेट इकोनॉमी में आराम से किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट, in integration money must be stored in bank lockers. So which is the correct option? The correct option is 1, 2 and 3। ठीक है। Why fourth is not correct? Because integration के अंदर कोई मनी को बैंक में के लॉकर में नहीं रखा जाता है, उसको लेजिटिमेट इकोनॉमी के अंदर ले आया जाता है और उससे फिर जो है परचेसिंग, उससे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है, जो लीगल बिजनेस है। ओके, सो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस सेशन को देखिए, इत्मीनान से देखिए, अच्छे से देखिए और अपनी सर्टिफिकेशन एग्जाम एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों के साथ में जुड़े रहिए। और इस सेशन को आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम थर्ड चैप्टर को कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और ताकि आपको आपके एग्जाम को निकालने में हेल्प मिल सके। तो इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।